Hello students, I am Shubham Srivastava. Welcome to all of you in my channel. Today I am going to start a new topic, friction. फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण। फ्रिक्शन को जो है वो हम आपका बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में, तो आप कहीं मत जाइएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फ्रिक्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट है। सपोज दैट मैंने क्या करा है, ये एक सरफेस है, इस पर मैं क्या कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट को ये रखा हुआ है। ये आपका कैसा सरफेस है? रफ सरफेस है, जिसे हम बोलते हैं आपका खुरदुरा सरफेस। मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक पर मैंने एक फोर्स अप्लाई करा है। सपोज दैट मैंने 10 न्यूटन का इस पर फोर्स अप्लाई करा। जब मैं इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये बॉडी अभी मूविंग कंडीशन में नहीं आ रही। यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस बॉडी के मोशन का अपोज करने वाला कोई ना कोई एक फ्रिक्शन फोर्स या फोर्स एक प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या लगेगा, आपका डायरेक्शन ऑफ द मोशन के क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। और ये आपका कैसा फोर्स है, एक प्रकार का रेजिस्टिंग फोर्स है, मतलब विरोध करने वाला। किसका विरोध करेगा? अप्लाइड फोर्स का। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन क्या होगी इसकी? अपोजिट टू मोशन ऑफ द बॉडी। अपोजिट टू मोशन ऑफ बॉडी। और ये जो फोर्स लगेगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा आपका जो सरफेस है उसका नेचर कैसा है, मतलब डिपेंड ऑन कॉन्टेक्ट सरफेस। तो यानी कि आपका फ्रिक्शन फोर्स कैसा हो गया, एक प्रकार का कॉन्टेक्ट फोर्स हो गया। थर्ड हम बात करते हैं, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं तो ये कैसा लगेगा, आपके सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट के कैसा लगेगा, पैरेलल डायरेक्शन में लगेगा। तो यानी कि मैं लिख रहा हूं यहां से फ्रिक्शन फोर्स act parallel to the surface of contact। ठीक है। सपोज दैट मैंने कहा है, जब मैं इस बॉडी पर एनालिसिस करता हूं तो मैंने कहा इस पर 10 न्यूटन का मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये बॉडी मेरे पास मूविंग कंडीशन में नहीं आ रही। मतलब कहने का मतलब क्या है, यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स ऐसा प्रेजेंट है जो इस अप्लाइड फोर्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो मैंने कहने का मतलब क्या है, इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो हम कैसे निकालेंगे, सुनिएगा ध्यान से। मैंने कहा ये फ्रिक्शन फोर्स आपका डिपेंड करेगा, आपका एक इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, सरफेस के कैसी होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां पर आपकी फ्रिक्शन फोर्स क्या डिपेंड करेगा, जितना आपका अमाउंट होगा किसका, नॉर्मल फोर्स का, उतना ही अमाउंट क्या होगा मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट करेगा। ये नॉर्मल फोर्स हमेशा एक्ट करता है आपके सरफेस ऑफ द कॉन्टेक्ट के कैसे लगता है, परपेंडिकुलर लगता है। तो यहां पर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी हटाता हूं तो प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट ऐड करूंगा जिसे मैं बोल रहा हूं आपका म्यू। तो म्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, म्यू रिप्रेजेंट करता है आपके कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं आपका घर्षण गुणांक। तो यानी कि अगर मैंने इस बॉडी पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, अभी ये नहीं आया, मैंने कहा है लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एन की फ्रिक्शन की वैल्यू है आपकी 15 न्यूटन। कितनी है, 15 न्यूटन। जब मैं इस बॉडी पर, मैंने कहा जब मैं अप्लाइड फोर्स में बढ़ा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स देखना मैं बढ़ा रहा हूं, अप्लाइड फोर्स मैंने कहा 12 न्यूटन, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स यहां पर कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स भी कितना लगेगा यहां पर 12 न्यूटन। इसकी लिमिटिंग वैल्यू 15 न्यूटन है, पर यहां पर अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपका फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, वेरी करेगा। यानी कि जब ये स्टैटिक कंडीशन में होगा, जब आपका फ्रिक्शन लगेगा उस फ्रिक्शन को हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर मैंने जब 12 न्यूटन लगाया ये नहीं आया, जब मैंने 15 न्यूटन अप्लाई करा तो यहां पर फ्रिक्शन में क्या करा, अपनी मैक्सिमम वैल्यू लगा दी। मतलब इतना, इससे ज्यादा मैं विरोध नहीं कर सकता। तो यानी कि इसने क्या कर दिया, यहां पर फ्रिक्शन फोर्स ने 15 न्यूटन की वैल्यू लगा दी।
जब आप 15 न्यूटन की वैल्यू लगाओगे इस बॉडी पर तो ये बॉडी होगी जस्ट टेंड टू स्टार्ट इन मोशन, मतलब मूविंग कंडीशन पर आने की सोचेगी। और सेटिंग जैसे ही मैंने 15 से इस पर बड़ा फोर्स लगाया 0.001 तो ये बॉडी क्या आ जाएगी, मेरे पास मोशन में आ जाएगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन फोर्स आपका वेरी करेगा किस हिसाब से, अगर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स वेरी करेगा अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग। तो सपोज है अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, अगर मैं एप्लीकेशन की बात करता हूं तो आपको पता है फ्रिक्शन फोर्स आप कहीं जगह चाहते हो कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगे, कहीं चाहते हो आप मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे, मिनिमम लगे, यही तो चाहते हो। सपोज दैट आप किस कंडीशन में चाहोगे कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम लगे और किस कंडीशन में चाहोगे आप फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास मिनिमम लगे। तो मैंने कहा कि सपोज दैट मेरे पास ये एक कोई वेल है, कुआं है, और इससे मैं क्या कर रहा हूं, रोप के थ्रू क्या कर रहा हूं, इस बाल्टी को क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं, ऐसे पकड़ के। जब मैं इस बाल्टी को ऐसे पकड़ के खींचूंगा तो मेरे पास पुली और वायर के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आप ज्यादा चाहोगे या कम चाहोगे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे पास ज्यादा है। कहने का मतलब क्या है कि आप ये चाहोगे कि मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो इजीली मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास आप मोशन क्या करोगे किस डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप ये चाहोगे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो जल्दी से हो जाए। सेकंड अगर मैं बात करता हूं मिनिमम फोर्स आप कहां चाहोगे, अगर हम बॉल बियरिंग की बात करते हैं आपके, तो आप वहां क्या चाहते हो कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे, मिनिमम लगे। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक ये है, आपने इस टाइप का सेट देखा होगा, ये है मेरे पास कुछ आउटर रेस, ये है इनर रेस, और इन पर क्या है मैंने स्टील बॉल्स लगाई, ये देखते हैं। तो यहां पर जो फ्रिक्शन आप चाहते हो इन दोनों सर्कुलर ऑब्जेक्ट के बीच में आप फ्रिक्शन को कम करना चाह रहे हो, तो फ्रिक्शन को कम करना चाहोगे तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप पॉइंट कांटेक्ट रखना चाहोगे, तभी तो मेरे पास क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स कम से कम लगेगा। तो यानी कि बॉल बियरिंग में के केस में आप क्या चाहोगे, मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे, मिनिमम लगे। सेकंड अगर मैं बात करता हूं आपके ब्रेक शू हो गए, ब्रेक शू में आप क्या चाहोगे कि फ्रिक्शन फोर्स मेरे पास क्या लगे, मैक्सिमम लगे। ब्रेक शू क्या होते हैं, सुनिएगा ध्यान से, अगर मेरे पास ये है कोई एक व्हील, इस पर आपने ये देखो कि जब आप साइकिल चलाते हो तो एक रबड़ होती है काले से कलर की, इस तरह की होती है। जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो इस बॉडी जब ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो आप क्या चाहोगे कि मेरे पास जो ये व्हील है ये जल्दी से जल्दी रुक जाए, यानी कि इस पर जो अप्लाइड फोर्स होगा वो इसका अपोजिट फोर्स कौन सा होगा, मोशन मैंने कहा इस डायरेक्शन में हो रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स का लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो यानी कि इसका अपोज करने वाला ज्यादा होगा तभी तो मैं इस व्हील को रोक पाऊंगा। यानी कि इस केस में ब्रेक शू के केस में आप क्या चाहोगे कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे, मैक्सिमम। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं बॉल बियरिंग हो गई आपकी, और आपका फ्लो थ्रू पाइप जो हो गया उस पर आप क्या चाहोगे कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे, मिनिमम लगे। अगर आप फ्लो थ्रू पाइप की बात करते हैं तो मैंने कहा है सपोज दैट मैंने कहा है ये मेरे पास कोई एक पाइप, इस पर क्या कर रहा है, पानी का फ्लो कर रहा है ऐसे करके। मैं चाह रहा हूं जितना मैंने इनपुट सप्लाई करा है उतना ही ज्यादा मेरे पास उतना ही कांस्टेंट वैल्यू से मेरे पास पानी क्या है, बाहर की तरफ है। तो यानी कि इनके सरफेस के बीच में और वाटर के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, आप चाहोगे कि मेरे पास जितना जितना मैं जिस रेट से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं इनपुट, उसी रेट से मेरे पास क्या है, मेरे पास वाटर निकलकर एग्जिट करे। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, इस केस में आप चाहोगे कि मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगे भाई, आपका मिनिमम लगे, ठीक है। ये हो गया आपके पास फ्रिक्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आपसे कि मेरे पास जो है फ्रिक्शन फोर्स जो है वो दो तरीके से है। मैंने कहा है एक है आपके पास जब बॉडी मेरे पास क्या रहेगी, रेस्ट कंडीशन में रहेगी, तब मेरे पास जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड होगा वो होगा आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मैंने कहा है मेरे पास ये बॉडी क्या है, रेस्ट कंडीशन में है, तो इस टाइम जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन।
एक और जो फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स, वो होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं आपका स्टैटिक घर्षण, ये हो जाएगा आपका गति घर्षण। जब बॉडी ऑब्जेक्ट क्या होगी मेरे पास मूविंग कंडीशन में होगी, तब भी मेरे पास एक अपोजिटिंग फोर्स का नेचर होगा, उसका नाम होगा आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। ये है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर हम बात करते हैं, मैंने कहा है कि जब मेरे पास ऑब्जेक्ट पर जो अप्लाइड फोर्स है, क्या है अप्लाइड फोर्स, वो क्या है आपका कम है आपका फ्रिक्शन फोर्स से। क्या मेरे पास बॉडी मूविंग कंडीशन में आएगी? नहीं आएगी। फ्रिक्शन फोर्स जब से यानी कि अपोजिट करने वाला नेचर जो है वो ज्यादा है, तो मैं कहूंगा कि बॉडी डू नॉट मूव। ठीक है। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि मेरे पास अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल है, तो आपका इस कंडीशन में देखिएगा अप्लाइड फोर्स दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स, तो मेरे पास बॉडी जो होगी जस्ट टेंड टू मूविंग कंडीशन, मतलब मूविंग कंडीशन पर आने की कोशिश करेगी। नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके पास अप्लाइड फोर्स जो है वो आपका क्या है ज्यादा है फ्रिक्शन फोर्स से, तो आपका जो बॉडी क्या आ जाएगी, बॉडी विल मूव, बॉडी क्या हो जाएगी आपकी मूविंग कंडीशन पर आ जाएगी। जब आपके पास बॉडी मूव नहीं करेगी तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम बोलेंगे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। जब मेरे पास अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के वैल्यू के बराबर होगी, तो इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसको हम बोलते हैं आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन, या हम इसको बोलते हैं आपका सीमांत घर्षण। नेक्स्ट मैं कह रहा हूं कि आपके पास अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन क्या है, फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा है, तो इस टाइम बॉडी क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। तो इस टाइम जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, उसको हम बोलेंगे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन बोलेंगे भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ पाए? अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं आपका अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स के बीच में, मैंने ये लगाया है आपका एक्स एक्सिस पर मैं ले रहा हूं आपका अप्लाइड फोर्स, इस पर मैं ले रहा हूं आपका फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मतलब जब मैं बॉडी पर ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया मैंने 10 न्यूटन का, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, 10 न्यूटन। आपने 11 न्यूटन लगाया, फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, 11 न्यूटन। 12 न्यूटन लगाया तो 12 न्यूटन। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब ऑब्जेक्ट पर आप 0 से फोर्स लगाओ तो मेरे पास ये कैसा वैरी करेगा, आपका लीनियर वैरी करेगा। कहां तक, जब मेरे पास बॉडी मूव नहीं करेगी। उसके बाद जैसे ही आप लिमिटिंग फ्रिक्शन पर पहुंचोगे तो आपका क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद मेरे पास कुछ जो ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगता है अपोजिट नेचर का, वो क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइड डाउन जाता है। और उसके बाद क्या लगता है मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, कंटिन्यूअस सेम लगता है जब बॉडी मेरे पास क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। यानी कि मेरे पास इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स लगा, ये कौन सा लगा आपके पास, लिमिटिंग वाला, और लिमिटिंग की वैल्यू कितनी होगी आपकी, म्यू इनटू एन। ये कौन सा हो गया आपके पास, जब मेरे पास बॉडी जो है वो आपकी मूविंग कंडीशन पर आ चुकी है, तो उस टाइम फोर्स लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, वो क्या लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। तो यानी कि कहने का मतलब क्या है, जब आप 0 से लेकर लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जाओगे तो आपका म्यू एस वैरी करेगा। क्या वैरी करेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जहां हमने लिखा था, अभी बताया था हमने, म्यू को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब स्टैटिक कंडीशन में होगा तो ये कहां से लेके कहां तक वैरी करेगा, आपका 0 से लेकर म्यू एन तक वैरी करेगा। और उसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन में स्लाइड डाउन होगा। ये मेरे पास मे बी लीनियर भी हो सकता है, कुछ बुक्स में हमारे पास कैसा दिया जाता है, मे बी कर्व दिया जाता है। और उसके बाद क्या लगता है मेरे पास, फ्रिक्शन फोर्स क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है। तो इस टाइम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी आपकी म्यू। तो आप इस ग्राफ से एनालिसिस कर सकते हो कि मेरे पास म्यू एस की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, आपकी म्यू के से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि आपसे म्यू एस अर्थात कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन म्यू।
लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भाई, बोलो, ठीक है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं घर्षण कोण, और एंगल ऑफ रिपोज को हम बोलते हैं हिंदी में विश्राम। तो एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे, ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट मेरे पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है आपकी सरफेस पर, ये रखा हुआ है सरफेस पर, किसी प्लेन सरफेस पर। इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। मैं इस डायरेक्शन पर अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी मेरे पास, अपोजिट। तो मेरे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ध्यान देना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, जब इन दोनों वेक्टर का मैं रिजल्टेंट लूंगा, वो क्या करेगा मेरे पास इन दोनों के बीच में इसे पास करेगा, जिसे मैं बोल रहा हूं आपका R। तो सुनिएगा ध्यान से, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है क्या, इट इज द एंगल बिटवीन, ये देखना मेरे पास ये है रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसको मैं क्या बोल रहा हूं, आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान रखना है ये रिजल्टेंट और फ्रिक्शन के बीच में एंगल नहीं है, ये है आपका रिजल्टेंट और नॉर्मल के बीच में जो एंगल है वो है इसका फाई। अगर ये मेरे पास अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो ये एक रेक्टेंगल बन गया, तो जितना ये f है इतना ही ये क्या होगा मेरे पास f होगा। यहां से अगर मैं tan फाई लिखता हूं तो tan फाई कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा आपके पास f। तो यानी कि आपके पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो निकल कर आया फाई बराबर tan इनवर्स f अपॉन n, ये भी लिख सकता हूं। अगर मैं बात करता हूं आपके, तो f बराबर हमने लिमिटिंग वैल्यू क्या लिखी थी, म्यू इनटू n, और n से आपका n कैंसिल हो गया। तो यानी कि आपकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो निकल कर आया वो किसके निकल कर आया, tan फाई के इक्वल आया। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनता है, वो कहेगा कि आपके पास फ्रिक्शन एंगल है आपके पास, उसने कह दिया कि 30 डिग्री है, तो आप कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताइए। तो tan 30 का मान रख देंगे, tan 30 का मान कितना होता है, 1.3। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं एंगल ऑफ रिपोज की, एंगल ऑफ रिपोज है क्या, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को इंक्लाइन सरफेस पर रखता हूं, मेरे पास ये कोई है इंक्लाइन सरफेस, ठीक है, इसका एंगल है मैंने कहा है अल्फा। ये इंक्लाइन सरफेस कैसे बनेगी सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास दो ओवरलैपिंग सरफेस है, ऐसे करके आप ऊपर वाले सरफेस को, जो इसमें ओवरलैपिंग सरफेस है, इसको उठाइए ऐसे करके, तो मेरे पास कितना एंगल में उसको उठाऊं कि मेरे पास जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इस पर ये अपने वेट की वजह से क्या आ जाए, नीचे की तरफ स्लाइड डाउन हो जाए। तो जिस एंगल पर ये आएगा नीचे की तरफ अपने वेट की वजह से, तो उस एंगल को हम बोलेंगे आपका एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इसका वेट का लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपको पता है जब मैं इसको कंपोनेंट में ब्रेक करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास अल्फा, ये अगर ये हो जाएगा आपके पास mg cos अल्फा, और ये हो जाएगा आपके पास mg sin अल्फा। तो यानी कि अगर मैं इस पर दो इंटीरियर फोर्स की बात करता हूं तो ये हो गया आपके पास, एक फोर्स हो गया नॉर्मल फोर्स, एक फोर्स हो गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ठीक। तो यानी कि अगर मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट जो है जस्ट टेंड टू स्लाइड, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तब मैं कह रहा हूं कि आपके पास f बराबर किसके हो जाएगा, आपके पास mg sin अल्फा के, और mg cos अल्फा ये किसके बराबर हो जाएगा आपके पास n के बराबर, n बराबर क्या हो जाएगा आपके पास mg cos अल्फा। अब जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा आपके पास f अपॉन n, mg से mg कट जाएगा, और sin अल्फा अपॉन cos अल्फा ये कितना हो जाएगा आपके पास tan अल्फा। आपको पता है अभी हमने लिखा था f अपॉन n किसके बराबर लिखा था, tan फाई के बराबर लिखा था, यानी कि अगर मैं इसको लिख सकता हूं tan फाई दैट इज इक्वल टू tan अल्फा, यहां से फाई जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा के बराबर। फाई क्या है आपके पास फ्रिक्शन एंगल, और अल्फा क्या है आपके पास इंक्लिनेशन एंगल, मतलब जिस एंगल पर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है
वो अपने वेट की वजह से क्या करने लगे, नीचे आने लगे, उसको उस एंगल को मैं बोलता हूं आपका एंगल ऑफ द रिपोर्ट। आगे स्टार्ट करते हैं कोन ऑफ फ्रिक्शन। तो सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास कोन ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है। अगर मेरे पास ये कोई है एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस पर मैं क्या कर रहा हूं, कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसे करके प्लेस कर दिया है, मैं इस पर क्या कर रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर एक नॉर्मल फोर्स एक्ट करेगा, वो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जब मैं इस अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, यह है कोई मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस पर मैं क्या कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन सर इस डायरेक्शन में लगाइए फोर्स। पहले आपने इधर लगाया था राइट वर्ड, अब लेफ्ट वर्ड लगाइए, तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा, आपका इस डायरेक्शन में, और नॉर्मल फोर्स कहां लगेगा, परपेंडिकुलर। तो यानी कि इस केस में अगर मैं बात करता हूं, ये है फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ये हो गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, इसी ऑब्जेक्ट पर मैं फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। एक बार मैंने ऐसे लगाया, एक बार इस डायरेक्शन में लगाया, और आपका मर्जी है, आप क्या करो, इस डायरेक्शन में लगाओ फोर्स। जब आप इस बॉडी को क्या कर रहे हो, ऐसे करके खींचोगे, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये लगेगा। और इस पर नॉर्मल फोर्स कैसा एक्ट करेगा भाई, ऐसे। तो यानी कि अगर मैं इस केस में ड्रॉ करता हूं, तो ये हो गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स, ये हो गया नॉर्मल फोर्स आपका। इस केस में भी आपका फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बीच में एंगल कितना है, 90। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, आपकी अप्लाइड फोर्स की जो डायरेक्शन है, वो क्या करो, आपने अभी इस पर इस डायरेक्शन में लगाया था, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई, इस डायरेक्शन में। नॉर्मल फोर्स कहां एक्ट करेगा, इसके परपेंडिकुलर। यानी कि इस केस में मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स लगा और ये नॉर्मल फोर्स लगा, ये भी इन दोनों के बीच में भी जो एंगल है वो क्या है, आपका 90 डिग्री। अगर मेरे पास ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ है, मैं इसको क्या कर रहा हूं, ऐसे करके खींचूंगा, तो नॉर्मल तो इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, अगर मैं अपनी फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर रहा हूं, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यानी कि अगर मैं एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स को चेंज कर रहा हूं, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की भी डायरेक्शन चेंज कर दी जा रही है, और वो इस डायरेक्शन में चेंज कर रही है कि मेरे पास जो ये फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वो क्या लग रहा है, एक सर्कुलर फॉर्म में लग रहा है। यानी कि पहले लगा इस डायरेक्शन में, फिर लगा मेरे पास अपोजिट डायरेक्शन में, फिर लगा इस डायरेक्शन में, फिर लगा इस डायरेक्शन में। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स की जो वैल्यू होगी वो आपकी सेम रहेगी, पर डायरेक्शन क्या होगी, एक सर्कल के फॉर्म में क्या करेगी, वेरी करेगी। अगर आप इस फ्रिक्शन फोर्स को ऐसे भी लगा सकते हो जब आप अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। यहीं पर अगर मैं बात करता हूं, तो इस जो ये आपका सर्कल बना है, इस सर्कल से अगर आप एक नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड को मिलाते हो, किसको, नॉर्मल फोर्स के मैग्नीट्यूड को जब आप ऊपर की तरफ मिलाओगे इसे, तो आपका ये बनेगा कुछ एक कोण। क्या बनेगा, एक कोण। और इस कोण की जो रेडियस होगी वो आपकी किसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगी। भाई क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि मेरे पास कोण ऑफ द फ्रिक्शन में रेडियस किसके बराबर होगी, भाई बोलो किसके बराबर होगी, भाई फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। और हाइट जो होगी, वो हाइट क्या होगी, मेरे पास नॉर्मल फोर्स के इक्वल होगी। यानी कि हाइट दैट इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स। आपने एक बात को जज करा कि मेरे पास जब मैंने फ्रिक्शन फोर्स को, मैंने अप्लाइड फोर्स को चेंज करा, तो मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स की तो डायरेक्शन चेंज हुई, पर आपके पास नॉर्मल फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई। भाई नॉर्मल फोर्स क्या कर रहा था, हमेशा सरफेस के कैसा लग रहा था, आपके परपेंडिकुलर लग रहा था, ठीक है। यानी कि मेरे पास ये हो गया आपके पास कोण ऑफ द फ्रिक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है या पुश करना आसान है, बताइएगा भाई। एक नॉर्मल वे में अगर मैं सोचता हूं कि मेरे पास किसी भी ऑब्जेक्ट को पुल करना आसान है या भाई पुश करना आसान है, बोलो भाई कैसे करके बताओ। इस चीज का प्रूफ दे रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। सपोज दैट मेरे पास ये है, कोई मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है। मैं इस ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल पर फोर्स लगा के ऐसे करके क्या कर रहा हूं, इसको पुल करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये एंगल यहां से मैंने कहा है हॉरिजॉन्टल से ये एंगल बन रहा है आपके पास थीटा। सेकंड में बात कर रहा हूं, ये हो गया आपके पास पुलिंग कंडीशन। नेक्स्ट में बात करता हूं, मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो आप क्या कर रहे हो, इस पर पुश कर रहे हो इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स लगा रहे। यहां से ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बनाएगा, मैंने कहा है हॉरिजॉन्टल से सेम एंगल। किसी भी दो चीजों को अगर आपको कंपेयर करना है तो आप फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रखोगे भाई, सेम रखोगे, और सेम इंक्लिनेशन पर आप पुश और पुल करोगे। तो आप ये देखोगे कि मेरे पास ऑब्जेक्ट पर पुश करना आसान है या पुल करना आसान है। सुनिएगा ध्यान से, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट पर इसके कंपोनेंट में ब्रेक करता हूं तो ये हो जाएगा आपके पास f cos थीटा, ये हो जाएगा आपके पास f sin थीटा। इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में, उसका नाम है F। मैंने कह दिया ये आपका F1 है। अगर मैं इसी को कंपोनेंट में डिवाइड करता हूं, सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसको आप ट्रांसमिसिबिलिटी के अकॉर्डिंग इसको क्या कर सकते हो, लाइन ऑफ एक्शन पर आगे बढ़ा सकते हो। यानी कि फोर्स लगा मेरे पास ये, अगर ये थीटा तो ये भी आपके पास थीटा, तो यानी कि ये हो गया आपके पास F cos थीटा, ये हो गया आपके पास F sin थीटा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस पर फ्रिक्शन फोर्स, कभी इस बॉडी आगे की तरफ जाएगी तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर कहां लगेगा भाई, पीछे की तरफ, मैंने कहा है F2 लगेगा। इस पर अगर मैं नॉर्मल की बात करता हूं, ये हो गया आपके पास नॉर्मल N, ये हो गया आपके पास नॉर्मल N1, ये हो गया आपके पास नॉर्मल N2। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करता हूं यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की, तो F2 बराबर क्या होगा, म्यू इंटू N2, और यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या लिखोगे भाई, म्यू इंटू N। ठीक है। अब हमें बात करना है N1 का, N2 पर डिपेंड कर रही है आपका पुशिंग और पुलिंग इफेक्ट। अगर मैं यहां से N2 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका वेट क्या करेगा, इसी डायरेक्शन में वर्क करेगा mg, और वेट करेगा आपके पास इस डायरेक्शन में वर्क। ठीक है। मैं इस पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा रहा हूं तो मैं लिख सकता हूं यहां से N2 बराबर f sin थीटा प्लस का mg लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं भाई, बोलो ऊपर वाले फोर्स को नीचे वाले फोर्स से बैलेंस कर दिया। तो यानी कि आपका F2 जो निकल कर आया वो आपका आया म्यू इंटू f sin थीटा प्लस का m इंटू g। यहां पर अगर हम निकालते हैं n1 की वैल्यू तो ये क्या आ जाएगी आपके पास, n1 बराबर mg माइनस का f sin थीटा, ये हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ोगे और उसके बराबर mg के बराबर करोगे और f sin थीटा को उधर माइनस में करोगे। तो यहां से F1 कितना निकल आया, फ्रिक्शन फोर्स जो निकल कर आया आपके पास mg माइनस का f sin थीटा। आप देखो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स जो अपोजिंग करने वाला नेचर है वो कहां पर ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा होगी या ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, बोलो भाई। मेरे पास ये सेम थीटा पर ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ऑब्वियस सी बात है, यहां पर प्लस साइन है। तो यानी कि यहां पर अपोजिंग करने वाला जो नेचर का फोर्स है वो क्या है, आपका ज्यादा है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या है, आपकी कम है, तो आप इजीली क्या कर सकते हो, उस किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरे पास पुलिंग इज easier than pushing effect। ठीक है। डिस्कस करते हैं हमारे पास ब्लॉक ओवर ब्लॉक। इसको समझाने से पहले एक चीज और देख लो, मेरे पास साइड बाय साइड ब्लॉक का भी देख लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखे हुए, ये m1 मास का है, ये m2 मास का है, तो मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास कितना एक्सीलरेशन होगा, तो एक्सीलरेशन आप कैसे निकालोगे, आप टोटल फोर्स अपॉन m1 प्लस का m2 ऐसे तो निकालोगे। ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स प्रोजेक्ट हुआ तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स घटा दो। यानी कि इस केस में साइड बाय साइड में मेरे पास एक ही एक्सीलरेशन क्या होगा, मेरे पास प्रोजेक्ट होगा। पर बात आती है, मेरे पास काफी लोग कंफ्यूजन रहते हैं, मेरे पास ब्लॉक ओवर ब्लॉक में एक्सीलरेशन मेरे पास कब कितना होगा और कितना होगा। सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास सपोज दैट मेरे पास कोई दो ऑब्जेक्ट ये है, एक ये m1 ब्लॉक है, ये है आपका m2 ब्लॉक। ठीक है।
तो इस पर मैंने कहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो है आपका μ1, यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है μ2। मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूं फोर्स F, ठीक है। तो सबसे पहला आपका क्या काम है, सबसे पहला ये काम है आपको कि मेरे पास क्या निकालना, कॉमन एक्सीलरेशन निकालना। सबसे पहला स्टेप, बिल्कुल पहला स्टेप। सबसे पहले स्टेप में कॉमन एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे, जितना फोर्स लगाया आप उसको क्या कर दो m1 प्लस m2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। नेक्स्ट काम जो होगा, सेकंड स्टेप जो होगा वो होगा आपको एफबीडी बनाना। एफबीडी बोले तो फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम हम दोनों ऑब्जेक्ट का ड्रॉ करेंगे। सपोज दैट मेरे पास सबसे पहले मैं m1 वाले का ड्रॉ करता हूं, तो इस पर एक फोर्स कौन सा लगेगा भाई, अप्लाइड फोर्स। इस पर फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा भाई, F1, ठीक है, यही तो लगेगा। तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं F1 बराबर कितना हो जाएगा आपका μ1 इंटू N1, मैंने कहा है कुछ L1 नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास दोनों वेट से क्या होगा, बैलेंस होगा। एक तो इसका m1g ये तो हो गई भाई, और इसके ऊपर एक और वेट रखा है जिसका मान है m2। तो मेरे पास वेट लगेगा इसी डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो कितना होगा m2 इंटू जी के बराबर। ये हो गया भाई आपके पास n1। तो सपोज दैट मैंने कहा है कि मेरे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो नीचे वाले फोर्स, नीचे वाले फ्रिक्शन पर, नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगा, इस डायरेक्शन में। अब ये ऊपर वाला ऑब्जेक्ट जो चाहेगा, ये क्या चाहेगा, ये इसका रेजिस्टेंस करना चाहेगा, मतलब इसका अपोज करना चाहेगा। अगर ये इसका अपोज करेगा तो ये बॉडी इस पर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगी, मैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में। सिंपल सी बात है। मैंने कहा है कि F2 लगेगा, और F2 बराबर मैं ले रहा हूं आपका म्यू इंटू N2। ये लगा आपके पास F2 इस डायरेक्शन में, ये लगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स F1, ठीक। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये बनाई हमने M1 ब्लॉक के लिए। अगर मैं वहीं पर बात करता हूं M2 वाले ब्लॉक के लिए, M2 वाले ब्लॉक पर अगर मैं बात करता हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई, इस पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। ध्यान रखना है यहां पर जो N2 लिया जाएगा, ये लिया जाएगा आपके पास ऊपर वाले वेट के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है ऊपर की डायरेक्शन में। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा आपका, ये हो गया μ2 इंटू m2 इंटू g। ये हो जाएगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड, यहां पर हो जाएगा आपके पास फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो यहां पर आप देखो, ये हो गया आपके पास फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, तो यानी कि मेरे पास इस बॉडी का अगर मैं एक्सीलरेशन निकालना चाहता हूं, मैं ये कहूंगा कि ये बॉडी मेरे पास कितना फोर्स लगाऊं कि दोनों बॉडी मेरे पास एक साथ चले, या क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, दोनों कंडीशन में राइट हो सकती है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस M2 वाले जिस पर ओनली फ्रिक्शन फोर्स प्रेजेंट होगा, आप उस बॉडी का एक्सीलरेशन निकालोगे। तो यहां पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो यहां पर अगर मैं एक्सीलरेशन निकालता हूं आपका, तो F2 बराबर क्या हो गया आपका म्यू इंटू M2 इंटू जी। और आपको पता है नेट, ये क्या हो जाएगा आपके पास नेट फोर्स के बराबर, ये क्या हो जाएगा आपके पास M2 इंटू A2 बराबर। यानी कि मेरे पास ए जो मैक्सिमम एक्सीलरेशन निकल कर आया इस ऑब्जेक्ट का, वो कितना निकल कर आया आपके पास म्यू इंटू जी के बराबर। अगर मेरे पास कॉमन एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, तभी मैं कहूंगा कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो होंगे वो क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। मतलब अगर मैं यहां से लिख रहा हूं केस नंबर 1 कि मेरे पास बॉडी या ब्लॉक मूव टुगेदर, एक साथ मूव करेंगे, तो मैं क्या करूंगा कि मेरे पास कॉमन एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा, मेरे पास बॉडी के मैक्सिमम एक्सेलरेशन के बराबर। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, बॉडी विल सेपरेटेड आउट ईच अदर। बॉडी क्या हो जाए मेरे पास, सेपरेटेड आउट, मतलब क्या हो जाए, अलग अलग हो जाए। तो इस केस में अगर आपका कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो आपका ज्यादा आ रहा है किससे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, तो आपका क्या हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, सेपरेटेड हो जाएगी। यहां पर जो ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट का मूव करना है, यहाँ पर आपको लेना है हमेशा मैक्सिमम एक्सीलरेशन। आप उस तक कंडीशन में निकालोगे हमेशा यहाँ पर ये म्यू लिया जाएगा, हमेशा म्यू इनटू एस वाला। म्यू एस वाला मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन वाला क्या लिया जाएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लिया जाएगा। ठीक है, सपोज दैट आप इस बॉडी पर क्या कर सकते थे, ये हो गया मेरे पास, अगर मेरे पास कंडीशन मूव टुगेदर की और ये क्या हो गया मेरे पास सेपरेट आउट की। यहां पर आप क्या करो, सेकंड में कह रहा हूं कि आप फोर्स ऊपर वाले पर लगा दीजिए। जब आप ऊपर वाले पर फोर्स लगाओगे तो वो कितना होगा भाई, मैंने कहा है कि मेरे पास आप सपोज दैट इस बॉडी पर कुछ ऐसे करके फोर्स लग रहा है F, ठीक, तो इसमें मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई, इस पर, ये है M1 ब्लॉक, ये है M2 ब्लॉक, इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगा भाई, पीछे की डायरेक्शन। जितना कांटेक्ट फोर्स पर मेरे पास फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, जितना अपोजिंग फोर्स नेचर का लगेगा, उतना ही यहाँ पर ये क्या करेगा, M1 वाले का क्या करेगा, अपोज करेगा, और ये क्या लगेगा आपका इसी डायरेक्शन में। अगर मेरे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने कहा है 0 है, काफी क्वेश्चंस में आपका प्लेन सरफेस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 दे दिया जाता है, तो यहाँ पर आपके फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन कहां से निकालोगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालोगे भाई इस वाले ब्लॉक से, किस वाले ब्लॉक से, M1 वाले ब्लॉक से, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स ओनली इस बॉडी पर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर अगर मैं फ्रिक्शन फोर्स पर अगर मैं मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालूंगा, वो कितना लिखूंगा भाई, आपका म्यू इनटू जी के बराबर एक लिखूंगा भाई, ठीक है। अगर मैं सपोज दैट मैंने कहा है आपका ये हो गया आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ये हो गया आपके पास कॉमन एक्सेलरेशन, कैसे निकालोगे आप, F अपॉन M1 प्लस का M2। अगर मेरे पास इस केस में मैक्सिमम एक्सेलरेशन कॉमन एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है तो बॉडी क्या करेगी, मेरे पास एक साथ मूव करेगी। अगर मेरे पास कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, आपकी ज्यादा आ रही है मैक्सिमम एक्सेलरेशन से, तो बॉडी क्या हो जाएगी, मेरे पास सेपरेटेड आउट हो जाएगी। तो हमने आपके काफी कॉन्सेप्ट, अच्छे कॉन्सेप्ट डिस्कस करे हैं फ्रिक्शन फोर्स से, और फ्रिक्शंस के रिगार्डिंग हमने कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आपके कुछ हम वीडियो लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।